नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं ताबिश कमाल, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली में आज राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म रहा, जहां दिल्ली में आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुभारंभ किया, रजिस्ट्रेशन किया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी आज गुरुद्वारे जाकर के ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन करती हुई नजर आई। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी जहां बड़ा दांव खेलने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी भी घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं। चूँकि इस वक्त दिल्ली के अंदर चुनाव आ चुका है, तो ऐसे में उन्हें हिंदू पुजारी और ग्रंथियों की याद आ रही है। और आम आदमी पार्टी पर लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में इस वक्त जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं, पहले उसको पंजाब में लागू किया जाना चाहिए। बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि अगर हकीकत में आम आदमी पार्टी को पुजारी ग्रंथियों को तनख्वाह या सम्मान निधि देनी है, तो सबसे पहले उन्हें पंजाब में ही अपनी सरकार से ये काम कराना होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो एक तरफ और ये आरोप लग रहा है कि पंजाब में 1000 रुपये महिला सम्मान देने का वादा किया गया था, जो अब तक किसी महिला को नहीं दिया गया है। हालांकि दिल्ली में लोगों से अगर बात की गई ग्राउंड जीरो पर जाकर, तो लोगों का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर उन्हें भरोसा है। जब वो इस तरह की घोषणाएं करते हैं तो उन्हें पूरा भी करते हैं। कई घोषणाएं करने के बाद दिल्ली में इस तरह की योजनाओं को अमली जामा भी पहनाया गया है। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये घोषणा कितना रंग लाती है, क्या हकीकत में आम आदमी पार्टी इसका फ़ायदा उठा पाएगी या बीजेपी इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी को भुनाने नहीं देगी। वहीं दूसरी तरफ पिछले 17 महीने से भी दिल्ली में वक्फ बोर्ड से जुड़े इमाम प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि उनको भी तनख्वाह नहीं दी गई है। इस मुद्दे को लेकर के कई सामाजिक संगठनों ने यह कहा कि अभी तक इमामों को तनख्वाह नहीं दी गई, तो आखिर कैसे पुजारी और ग्रंथियों से वादा किया जा रहा है। लगातार हो रही चुनावी चर्चा के बीच अब देखना यह होगा कि दिल्ली की जनता आखिर किसके वादे पर भरोसा करती है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह हाजिर हूँ आपके सामने बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में इसमें स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और लगातार सियासत गरमाई हुई है। कई नगरों में बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस उस सत्ता को छीनने की प्रचंड होड़ में है। सत्ता पाने और सत्ता बचाने की इस जुगत के बीच दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को बगावत का सामना भी करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, सत्ता में बीजेपी है तो बगावत का सामना भी उसे ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तरह तरह के पदों के उम्मीदवार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और अब वो बगावत पे उतर आए हैं। बीजेपी से बहुत बड़ी संख्या में उनके बड़े पदाधिकारियों ने बगावत का बिगुल बजाया है और उन पे काबू पाने में बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को पसीने छूट रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस, जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है, वहाँ भी बगावत की जो आग है वो कुछ कम नहीं है। लगातार देहरादून की बात करें या प्रदेश के अन्य नगर निगमों में, नगर पंचायतों में टिकट की घोषणा होने के बाद से ही वहाँ का प्रदेश नेतृत्व भी बगावत को थामने में काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। बगावत की इस आंधी में न केवल दोनों पार्टियों के नगर महानगर स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, बल्कि शीर्ष स्तर पे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, संगठन मंत्री जैसे पदों पे स्थापित लोग भी इस बगावत की आंच में झुलस रहे हैं। क्योंकि बगावत की जो डोर है, कहीं सामने से विधायक और मंत्रियों ने थाम रखी है, कहीं पर्दे के पीछे से। अब इसको नियंत्रित करना और इसको संतुलित करना दोनों पार्टियों की प्राथमिकता में है, क्योंकि 2 दिन बचे हैं। जब नामांकन पत्रों की वापसी का समय पूरा हो जाएगा और उसके बाद तस्वीर स्पष्ट होगी कि कितने लोग मैदान में रहते हैं। लेकिन दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का ये पूरा प्रयास है कि किसी भी तरह से बागियों को अपने पक्ष में किया जाए, उनको भविष्य में लाभ देने का आश्वासन दे करके उनको किसी भी तरह से पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए तैयार किया जाए। तो देखने वाली बात होगी कि जब 2 दिन बाद नामांकन पत्रों की वापसी की समय सीमा समाप्त हो जाएगी, तो कितने बागी मैदान से हट जाते हैं और कितने बागी बगावत का झंडा मैदान में बुलंद करते दिखाई देते हैं।
ये जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को पार्टियां मनाने में सफल रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी संख्या में दोनों पार्टियों को बगावत का सामना करना पड़ेगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज। और आज बात करेंगे मौसम की, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। यदि मैं बात करूं पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं कोहरा छाया हुआ है और हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले समय में यानी कि 2 से 4 दिनों के अंदर जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। खासकर कई जिले ऐसे हैं कि जिनमें येलो अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पे कहा है कि भारी बर्फबारी वहां पर देखने को मिल सकती है। और वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। लेकिन वहीं लगातार जो कहा जाए कि एक अपील भी जनता से की जा रही है, क्योंकि खासकर बुजुर्गों, बच्चों के लिए कहीं ना कहीं और खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये अपील की गई है कि ऐसे मौसम में वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं यदि वो बाहर निकलते हैं तो खतरा जरूर मंडराता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मौसम खराब होता है तो लाजमी है कि जो आपका शरीर है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं अपील ये की गई है कि ऐसे मौसम में जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं वो घरों से बाहर ना निकले। यदि अति आवश्यक हो तो गर्म कपड़े पहनने के बाद ही वो घरों से बाहर निकले, ताकि उनको सर्दी से कोई इस तरह की दिक्कत ना हो। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहीं ना कहीं सख्त होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ली गई है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शीतकाल जो चल रहा है इसमें शीतलहर से किसी को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए जाए। चाहे रैन बसेरों की बात करें, रैन बसेरों में जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जाएं, और इसके साथ ही अलाव की बात करें तो जगह जगह पर अलाव जलाने के निर्देश ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। और इसके साथ ही जो गर्म कपड़े हैं, चाहे हम कंबल की बात करें या फिर मोजों की बात करें या ग्लव्स की बात करें, इस तरह के गर्म कपड़े वितरित करने के निर्देश भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन किस तरीके की व्यवस्था बनाता है, रैन बसेरों में किस तरह की व्यवस्था करता है। हालांकि जो नगर आयुक्त हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जो मेन चौराहे हैं जो वो ऐसी 40 जगह चिन्हित की गई हैं, वहाँ पर अलाव का प्रबंध किया गया है ऑलरेडी। और वहीं रैन बसेरे जो राजधानी देहरादून के अंदर बने हुए हैं, यानी कि 4 रैन बसेरे ऐसे हैं जहाँ पर रुकने की व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से की गई है और उनमें भी कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएँ हैं पूरी दुरुस्त कर दी गई हैं। और वहीं नगर आयुक्त की तरफ से ये भी कहा गया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो कहीं ना कहीं जो अलाव की संख्या है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। खनौरी मोर्चे के ऊपर पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरणव्रत आज 36वें दिन में दाखिल हो चुका है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई की है, जिसमें पंजाब सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल और बाकी अधिकारियों ने जो जवाब दाखिल किया उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ दिनों की मोहलत मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज पंजाब सरकार ने कहा कि कल पंजाब बंद था, पूरा दिन ट्रैफिक बंद रहा, जिस वजह से ऑपरेशन नहीं हो पाया। और इसी बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल और उनकी यूनियन की तरफ से कुछ लोगों से ये भी अपील आई है कि अगर यूनियन आगे आती है तो डल्लेवाल बातचीत करने को पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में जस्टिस सूर्यकांत और जो वेकेशन बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा कि अगर डल्लेवाल बातचीत करने को तैयार हैं और आने वाले दिनों के अंदर कुछ नतीजे निकल सकते हैं तो हम आपको कुछ समय और दे सकते हैं। तो इसके लिए पंजाब सरकार की तरफ से 3 दिन का और वक्त जो है वो मांगा गया, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको 3 दिन का और वक्त देते हैं, आप डल्लेवाल को लेकर बातचीत करिए और उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तो कुल मिलाकर अब पंजाब सरकार के खिलाफ जो अमाना का नोटिस था, अमाना को लेकर जो एक याचिका दाखिल की गई थी, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट में 2 जनवरी को सुनवाई होगी। यानी कि 3 दिन की मोहलत पंजाब के डीजीपी और पंजाब के प्रमुख सचिव को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और दे दी गई है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसानों से बातचीत करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उन्होंने भी तमाम यूनियन को बातचीत के लिए कॉल कर दी गई है। पंचकूला के अंदर 3 जनवरी को ये बैठक होने जा रही है, जिसमें
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई समिति के तमाम जो अधिकारी हैं वो शामिल होंगे और उसमें सभी किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा 2 और 3 जनवरी का दिन जो है किसानों के साथ बातचीत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाला है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। – 2024 के साल का आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन पूरा देश नए साल के जश्न में डूबता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस बीच आपको जानकारी दे दें कि खास तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से खासा तैयारी की गई है। और हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से तकरीबन 25,000 से ज़्यादा जो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं वो आज नए साल के जश्न के दौरान सड़कों पर तैनात रहेंगे और सुरक्षा लिहाज से कहीं ना कहीं दिल्ली के चाक चौबंद पे लगे रहेंगे। और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है आप देख सकते हैं कि दिल्ली के जो मिंटो ब्रिज का इलाका है वहाँ पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैदी से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, उनसे रोका जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है। डिक्की भी खुलवा के जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस चेक करती हुई दिखाई दे रही है। और ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस के तकरीबन 3,000 से ज़्यादा जो जवान हैं वो आज दिल्ली की सड़कों पर तैनात रहेंगे। नए साल के जश्न में जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में आ रहे हैं जश्न मनाने के लिए, उनको तभी अनुमति मिलेगी दिल्ली के कनॉट प्लेस में जब उनके पास किसी रेस्टोरेंट का, बार का जो है वो पास होगा, टिकट होगी, तभी दिल्ली पुलिस जो है उनको जो है आगे की तरफ जाने देगी। ये जो रास्ता है ये आगे जो है वो जाता है कनॉट प्लेस की तरफ और आप अभी भी देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो किस कदर जो है वो चेकिंग यहाँ पर कर रही है और यहाँ पर गाड़ियों को रुकवाया जा रहा है और उनके जो डिक्की है, बूट स्पेस है वो खुलवाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस बाकायदा मुस्तैदी से काम करती हुई दिखाई दे रही है और लोगों से पूछा जा रहा है कि किस लिए जो है वो लोग कनॉट प्लेस की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें कि DMRC की तरफ से भी जो है एडवाइजरी जारी की गई है और उसमें ये बताया गया है कि रात 9 बजे के बाद जो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है वहाँ से एग्जिट बंद हो जाएंगे। हालांकि एंट्री जो है वो सामान्य रूप से चलती रहेगी। और इसके अलावा DMRC की जो मोबाइल ऐप है, जो वहाँ से टोकन जनरेट होते हैं, उसको भी रात 8 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही जो कनॉट प्लेस को आने वाले रास्ते हैं शाम 7 बजे वहाँ पर जो बसों के रास्ते हैं उसको भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा ताकि कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करता पाया ना जाए, इसलिए डॉक्टर्स की एक विशेष टीम भी रखी जाएगी। और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं दिल्ली के जो चप्पे चप्पे उस पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। महाराष्ट्र में हटाए जाएंगे 13,000 पुराने वाहन, पुरानी बसों में CNG सिस्टम, सड़क सुरक्षा पर CM फडणवीस का बड़ा कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी रिपोर्टर और मैं हूं इरशाद अहमद। पुराने वाहनों पर सख्ती, CNG सिस्टम और AI से होंगी सड़क सुरक्षा मजबूत। बता दें कि महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया है। 13,000 पुराने वाहनों को हटाने और 15 साल पुरानी बसों में CNG और LNG सिस्टम लगाने की योजना तैयार की गई है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अब AI का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ अगले 100 दिनों की कार्य योजना पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों से अधिक पुरानी बसों, सभी सार्वजनिक निजी वाहनों को हटाने की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएंगी। खास बात यह है कि राज्य परिवहन निगम की 15 साल पुरानी बसों को हटाने या उन्हें CNG और LNG किट से अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है। बात करें तो AI का उपयोग और गूगल के साथ समझौते की। बता दें कि मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए AI का उपयोग बढ़ाने का निर्देश देते हैं। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ एक समझौता किया है, जिसके जरिए परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन EV नीति और नई सेवाएं भी शामिल होंगी। फडणवीस ने राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन EV नीति का भी जिक्र किया है, जो अगले 3 वर्षों में
लागू होंगी। उन्होंने शहरों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए बाइक टैक्सी और मैक्सी कैब सेवाओं की शुरुआत का भी निर्देश दिया है। वहीं सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर देने की बात भी कही है। सीएम ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में बसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि इन कदमों से न केवल सड़क सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि परिवहन क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ेगा। तो क्या मुख्यमंत्री फडणवीस के इन फैसलों से महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा में सुधार और परिवहन क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद है? देखना होगा कि ये योजनाएं कैसे लागू होती है और आम जनता पर क्या इसका असर होता है। तो ये थी आज की महाराष्ट्र से बड़ी खबर। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार की नई पहल। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर सिर्फ जेके 24/7 न्यूज पर। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज, मुंबई। आज लखनऊ में 31 दिसंबर है और ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं आज से ठंडक का असर लखनऊ के वासियों पे दिख रहा है। इस वक्त हजरतगंज जनपद के इलाके में जहां पर भीड़ होती थी इस वक्त आज सन्नाटा है। ठंडक का इतना असर है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। शायद जश्न जो है घरों से मनाया जाएगा। जो बर्फ़बारी कश्मीर से लेके शिमला, शिमला से लेके नॉर्दर्न इंडिया में जो हुई उसका असर हिमालय पर्वत से जो शीतलहर चल रही है वो लखनऊ में देखने को मिल रही है। आज टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है, चारों तरफ ठंडक का मौसम है और बहुत बड़ा असर इसका पब्लिक पे दिख रहा है, बच्चों पे दिख रहा है। फ़िलहाल 31 दिसंबर तक तो स्कूल बंद थे, मगर 1 जनवरी से देखना है कि अगर ठंडक इसी तरह से आगे बढ़ते हुए नज़र आएगी तो ज़रूर ज़िला अधिकारी लखनऊ निर्णय लेंगे और स्कूल को भी बंद करेंगे। ख़ासतौर पे टाइमिंग चेंज करेंगे क्योंकि जो सुबह स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार होते थे वो ठंड के शीत लहर से कहीं ना कहीं परेशान होते थे। लिहाजा ज़िलाधिकारी ने आज पत्रकारों को बताया है कि आगे चल के इस पर निर्णय लिया जा सकता है अगर इसी तरीके से ठंड का प्रकोप लखनऊ में दिखता नज़र आएगा और शीतलहर जारी रहेगी। इस वक्त आप हजरतगंज में देख सकते हैं सन्नाटा है, चारों तरफ ठंडक का असर ज़रूर दिख रहा है। वो उस तरह से जो भीड़ भाड़ होती थी वो नज़र नहीं आ रहा है। ठंडक बहुत ज़्यादा इस वक्त लखनऊ में है, लोग परेशान हैं और ख़ासतौर पर नगर निगम ने इंतज़ाम किया है। हर जगह आग जल रही है और लकड़ियाँ गिराई गई हैं ताकि लोग ठंडक से बच सकें। रेन बसेरे का भी इंतज़ाम है, जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं और रेन बसेरे का सुचारू रूप से सरकार की तरफ से इंतज़ाम किया गया। अब ठंडक क्या आगे बढ़ने वाली है, किस तरह से बढ़ने वाली है तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इन महीनों में ख़ासतौर पर दिसंबर और जनवरी के आगाज़ में ठंडक लखनऊ में ज़्यादा होती है। कैमरामैन किशन के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़।